आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर समूचे प्रदेश में वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत 35 करोड़ पौधरोपण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने महोबा पहुंचकर पीपल का पेड़ लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मंत्री द्वारा पीपल का पेड़ लगाया गया। सदर विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का संकल्प लेते हुए 45 लाख पौधरोपित करने का लक्ष्य रखा है। वहीं मंत्री सोमेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि देश में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन को लेकर सरकार हर वर्ष करोड़ों पर लगाने का संकल्प लेती है। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर प्रकृति के बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सके। यही वजह है कि सरकार ने हर वर्ष वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए संकल्प लिया है। वृक्षारोपण अभियान पर यूपी के राज्य ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 25 करोड़ पौधे आज लगने हैं और कुल 35 करोड़ का लक्ष्य हम लोगों ने इस साल लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज सभी जिलों में ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। हम लोग सभी प्रशासनिक अधिकारी और हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आम जनमानस की सहभागिता के साथ ये वृक्षारोपण का अभियान चलाया गया है। मंत्री सोमेंद्र सिंह ने बताया कि उनके द्वारा पीपल का पेड़ लगाने के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्रीय विद्यालय में पौधे का रोपण किया। साथ ही 5 महिलाओं को इस कार्यक्रम के तहत पौधों को वितरित कर उन्हें संरक्षित रखने का संकल्प लिया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार मोदी नहीं बल्कि मुगल हैं। दरअसल AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कई मुद्दों पर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वो एक जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। उस वीडियो में ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, भारत के अगर युवा बेरोजगार हैं, महंगाई आसमान छू रही है, डीजल 100 रुपए के पार है, यकीनन इसके लिए पीएम मोदी नहीं औरंगजेब जिम्मेदार है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमारे देश के बच्चों के पास नौकरी नहीं है तो इसके जिम्मेदार सरकार नहीं अकबर है। अगर पेट्रोल 104 रुपए का है तो इसके जिम्मेदार ताजमहल है। अगर ताजमहल ना होता तो पेट्रोल की कीमत आज 40 रुपए होती। ओवैसी ने तंजात्मक अंदाज में कहा कि मैं जानता हूं कि मुगलों ने ताजमहल लाल किला बनाकर गलती की है, वो पैसा बचाकर रखना चाहिए था। वीडियो में ओवैसी केंद्र से सवाल करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या भारत में सिर्फ मुगलों की सरकार थी? मुगलों से पहले देश में अशोक चंद्रगुप्त की भी हुकूमत थी, लेकिन बीजेपी हर चीज की जिम्मेदार मुगलों को बताती है। उनकी आंखों में सिर्फ मुगल दिखता है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को एक आंख में मुगल नजर आता है तो दूसरी में पाकिस्तान, लेकिन हमें ना ही मुगलों से कोई लेना देना है और ना ही पाकिस्तान से। हमें मतलब है तो देश में बढ़ रही महंगाई को और बेरोजगारी पर। देश के प्रधानमंत्री आपसे भी कह रहा हूं कि अगर भारत में अगर युवा बेरोजगार है, महंगाई आसमानों को छू रही है, डीजल 1 लीटर 102 रुपये हो चुका है, तो इसका जिम्मेदार यकीनन औरंगजेब है, मोदी नहीं है। बच्चों के पास नौकरी नहीं है, बादशाह अकबर जिम्मेदार है। पेट्रोल 104 रुपये हो चुका है, 115 रुपये हो चुका है, इसका जिम्मेदार ताजमहल बनाने वाला है। अगर वो ताजमहल नहीं बनाता तो आज पेट्रोल 40 रुपये में मिलता। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कवि कुमार विश्वास की। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कवि कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर
लगी रोक बढ़ा दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ बयान मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 22 अगस्त तक कवि की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दरअसल कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट से अपील की है कि ये एफआईआर राजनीतिक रंजिश का नतीजा है। इस एफआईआर को विरोधियों ने बदला लेने का जरिया बनाया है। इन दलीलों के साथ कवि ने हाईकोर्ट से एफआईआर रद्द करने की मांग की है। कुमार विश्वास ने कहा कि पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद से लगातार केजरीवाल विरोधियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ये एफआईआर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होने के साथ ही राजनीतिक रंजिश का नतीजा है। ऐसे में एफआईआर रद्द करने की याचिका में मांग की गई है। विश्वास ने भड़काऊ बयान देने के आरोप और अन्य अपराधों के आरोप में 12 अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए पंजाब राज्य के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। जब मामला प्रारंभिक सुनवाई के लिए आया था तो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनूप चितकारा के अंतरिम आदेश पर दलीलें सुनने और फैसला सुरक्षित रखने से पहले राज्य और अन्य प्रतिवादियों को प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था। विश्वास ने कहा था कि प्राथमिकी में उनके खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने 16 फरवरी से 19 फरवरी के बीच साक्षात्कार में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कुछ नापाक और असामाजिक तत्वों के साथ शामिल होने का आरोप लगाया गया था। आजम खान के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक बार फिर ईडी ने नोटिस जारी किया है। आजम खान के बेटा अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी तंजुमा फातिमा को ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। इन दोनों को ही पुलिस ने अलग अलग पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजुमा फातिमा को नोटिस जारी कर 15 जुलाई से पहले पेश होने के लिए कहा है। ईडी द्वारा जारी नोटिस में इन दोनों को 15 जुलाई से पहले अलग अलग तारीखों पर दोनों को बुलाया गया है। ये नोटिस जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए जारी किया है। ईडी जौहर यूनिवर्सिटी मामले में इन दोनों के फंड ट्रांसफर की जांच कर रही है। जौहर यूनिवर्सिटी केस में ईडी ने 1 अगस्त 2019 को आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उनके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इसी केस में ईडी ने आजम खान से ईडी ने सीतापुर जेल में पूछताछ की थी। ईडी ने ये केस यूनिवर्सिटी के नाम पर फंड जुटाने और ट्रांसफर किए जाने पर दर्ज किया है। बता दें कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान सोरा विधानसभा सीट से विधायक हैं। वहीं बीते दिनों रामपुर लोकसभा सीट पर हार के बाद परिवार विरोधियों के निशाने पर हैं। उपचुनाव में आजम खान के करीबी असीम राजा और हार का सामना उनको भी करना पड़ा था। कोलकाता में कोविड संक्रमित बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में संक्रमित बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। गौरतलब है कि शहर में अंडर 12 ग्रुप के अंतर्गत आने वाले वे बच्चे जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वे ज्यादा संख्या में कोविड संक्रमित पाए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि सभी में लक्षण अलग अलग हैं, लेकिन संक्रमण अब तक हल्का रहा है। कुछ ही बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। कुछ बच्चों को खांसी और जुकाम के साथ बहुत तेज बुखार हुआ है। वहीं कुछ में दस्त और सांस लेने में उनको हल्की तकलीफ देखी जा रही है। वहीं विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि स्कूलों में फिर से फिजिकल क्लासेस शुरू होने के साथ संक्रमण तेजी से हो सकता है। हालांकि कई स्कूलों ने पिछले हफ्ते नोटिस जारी कर अभिभावकों से कहा था कि अगर उन्हें उनके बच्चों में बुखार या खांसी जैसे लक्षण दिखे तो वे उन्हें अस्पताल ना भेजें। वहीं बाल रोग विशेषज्ञ और इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के निदेशक का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में ट्रांसमिशन तेजी से हुआ है। घोष ने कहा कि हल्का बुखार और सर्दी संक्रमण के सामान्य लक्षण रहे हैं और इनका तेजी से प्रसार हुआ है। हालांकि ये अभी तक चिंताजनक नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में संक्रमण हल्के रहे हैं। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कमजोर होते हैं, लेकिन संक्रमण वास्तव में एंटीबॉडी उत्पन्न करने में मदद कर रहा है और ये भविष्य में एक ढाल की तरह काम करेगा। बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली से मुंबई जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी के बाद विमान को कराची में उतारा गया है। बताया जा रहा है कि प्लेन में ऐसी खराबी नहीं थी कि यात्रियों को पता चले, लेकिन इस खराबी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इससे
नुकसान की गुंजाइश थी, जिसे देखते हुए विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। डीसीजीए की ओर से जानकारी मिली है कि विमान में 150 यात्री सवार थे। चालक दल ने बाएं टैंक से ईंधन की मात्रा में असामान्य कमी देखी थी। एटीसी के सहयोग से विमान को कराची में उतारा गया। उन्होंने बताया कि उड़ान के बाद निरीक्षण के दौरान बाएं टैंक से कोई लीक नहीं देखा गया है। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया कि किसी प्रकार की कोई आपात स्थिति घोषित नहीं की गई है और विमान की सामान्य लैंडिंग हुई। विमान के साथ किसी भी खराबी की पहले कोई रिपोर्ट नहीं थी। यात्रियों को जलपान कराया गया है। वहीं विमान कराची भेजा जा रहा है, जो यात्रियों को दुबई ले जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे संभल की। उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्लिम शख्स पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगी रद्दी पेपर में नॉनवेज पैक करने का मामला बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम शख्स पर माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप है। इसके बाद हिंदू संगठन विरोध पर उतर आया है। मामला बढ़ता देख पुलिस ने केस दर्ज करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सदर कोतवाली इलाके में शंकर चौराहे के पास स्थित महक रेस्टोरेंट की है, जहां होटल मालिक तालिब बिरयानी बेचता है। उसने नॉनवेज को देवी देवताओं की तस्वीर लगे एक रद्दी पेपर में लपेट कर दिया था। इसकी फोटो खींचकर हिंदू समुदाय ने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया और इसकी शिकायत की गई। इसके बाद पुलिस ने होटल पर पहुंचकर आपत्तिजनक सभी रद्दी अखबार कब्जे में ले लिए और आरोपी होटल मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने वरिष्ठ उप निरीक्षक अजय कुमार द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के हवाले से सोमवार को बताया कि संभल कोतवाली क्षेत्र में तालिब हुसैन नामक व्यक्ति अपने होटल पर देवी देवताओं के चित्र वाले कागजों पर चिकन रखकर बेच रहा था। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की थी, जिस पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची थी। आरोप है कि तफ्तीश के दौरान तालिब ने पुलिस दल पर चाकू से हमला किया। इसके बाद कार्रवाई के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही मौके से देवी देवताओं की तस्वीरों वाले अखबार की प्रतियां और हमले में इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया है। वहीं इस मामले में एसपी चक्रेश मिश्रा का और क्या कुछ कहना है, सुनिए। थाना संभल कोतवाली के अंतर्गत 3 जुलाई के दिन यह घटना प्रकाश में आई कि एक व्यक्ति जिसका नाम तालिब है, एक नॉनवेज का रेस्टोरेंट चलाता है। इसके द्वारा हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाले अखबार के टुकड़ों में भरकर मांस बेचा जा रहा है। इस बात की जानकारी होने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पर इकट्ठी भीड़ थी, जिसकी वजह से बाजार में सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका हो रही थी। पुलिस के द्वारा जब इसमें जांच के लिए उससे पूछताछ की गई तो उस समय यह व्यक्ति जो पुलिस कर्मचारी वहां पर गए हुए थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आमादा हो गया। इसके द्वारा चाकू छुरी के द्वारा उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया। इस आधार पर इस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 153A, 295A व 307 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा धारा 307 आईपीसी के अंतर्गत इसका रिमांड करते हुए माननीय न्यायालय भेजते हुए उसको जेल में भेजा गया। वहीं इस मामले में सीओ जितेंद्र कुमार का कहना है कि होटल से अवैध सामान के साथ एक अभियुक्त तालिब को गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है उसको, और आगे की कार्यवाही भी की जा रही है। व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा तो उसको भी जेल भेजा जाएगा, ऐसा कहना है सीओ जितेंद्र कुमार का। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।